जय हिंद। वॉइस क्लियर? वीडियो क्लियर? ओके। स्क्रीन क्लियर? कल हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डीपीपी सॉल्व की थी, जिससे हम लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आ गया। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजें अपने संविधान के बारे में समझते हैं। सौरभ, वॉइस आ रही है? सौरभ, वॉइस आ रही है? अपना वाला नेटवर्क चेक करो, वॉइस क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अपने। अब शुरू करते हैं अपने संविधान के बारे में कुछ चीजें। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। सबसे लंबा लिखित संविधान। विभिन्न स्रोतों से विहित, यानी कि जो अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों के, उनकी अच्छी बातों को हम लोगों ने ग्रहण किया है। नम्यता एवं अनम्यता का संबंध। नम्यता एवं अनम्यता का संबंध। 3 पॉइंट हो गए। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था।
सरकार का संसदीय रूप। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। स्वतंत्र निकाय। आपातकालीन प्रावधान। नोट करिए। ओके, राइट डाउन हो गया। समझिए, संविधान एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये एक रूल बुक है। अगर हम इसको समझते हैं कि संविधान असल में क्या है आपका, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक रूल बुक है जिसमें कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ रूल जिसके तहत, मतलब एक समझाने का पॉइंट हम बता रहे हैं कि संविधान की जो किताब है
वो एक प्रकार से एक रूल बुक है जिसमें आपके कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं। ये रूल्स कैसे लिखे हुए हैं कि देश कैसे चलेगा, मतलब अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी देश किस तरीके से गवर्न कर रहा है, किस तरह से वहां की सरकार उसको चलाने वाली है उस देश को, कोई भी देश का अगर हमें पता करना है, अमेरिका का हमें पता करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसके संविधान को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका किस तरह से गवर्न करता है। आपको जापान पता करना है, जापान के संविधान को स्टडी कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा जापान में किस तरह से शासन चलता है। आपको भारत के बारे में समझना है, जानने की जरूरत नहीं किसी से कि ये बताओ क्या होना है क्या नहीं होना, आप इसके संविधान को स्टडी कर लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा भारत किस तरह से काम करता है। तो एक्चुअल में किसी भी देश का संविधान इसलिए बनाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो देश का शासन कैसे चलने वाला है, वहां की सरकार उसको किस प्रकार से चलाने वाली है। तो वो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आप इसके बाहर नहीं जा सकते, वही संविधान में लिखा हुआ है। क्लियर हो सबको? जैसे सबके लिए प्रावधान है, संसद कैसे चलेगी, तो संसद कैसे चलेगी, उसके नियम है, कानून है, सब बने हुए हैं कि ऐसे संसद चलेगी। राष्ट्रपति का जो हमने पद बनाया, ये राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, क्या इनके अधिकार क्षेत्र हैं, क्या इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो सब अगर हमें जानना है, हम उस संविधान को उस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ लेंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड होगा, हमें राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। राज्य के बारे में हमें जानना है तो संविधान के पर्टिकुलर पार्ट में उसके बारे में प्रावधान होंगे, हमें वो स्टडी करना है, पता चल जाएगा। तो ये है एक्चुअल में आपका जो पढ़ना होता है संविधान में। अब समझिए, जो इस संविधान में पार्ट्स बनाए गए हैं, जो इसमें पार्ट्स बनाए गए हैं, अब अगर आपको इसको समझना है तो पार्ट्स मतलब जो भाग कहा जा रहा है वो एक प्रकार से चैप्टर समझ लीजिए। एक सिंपल, हम कैसे समझ सकते हैं इसको कि ये कुछ चैप्टर हैं। तो आप इसको एक चैप्टर की तरह समझिए। जैसे हमने कहा कि हम अपना कोई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सपोज हम रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर हमें रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग में टोटल 25 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। भाई हम रीजनिंग की बुक उठाएंगे तो रीजनिंग की बुक उठाएंगे तो हमें चैप्टर पढ़ने हैं। टोटल जो किताब मिल के बनी है रीजनिंग की, वो 25 चैप्टर उसमें इंक्लूड किए गए हैं, हमें वो तैयार करने हैं। उसी तरीके से संविधान की बुक की जब हम बात करेंगे तो उसमें पार्ट्स बनाए गए हैं। एक्चुअल में जब ओरिजिनल पार्ट्स देखते हैं तो वो ओरिजिनल पार्ट्स आते हैं कितने, मूल संविधान में कितने पार्ट्स थे, 22 या 25? मूल संविधान में कितने थे, 22। तो जो मूल संविधान में 22 चैप्टर थे आपके एक प्रकार से, तो आपका जो संविधान की बुक है जो लिखा हुआ है उसमें टोटल समझ लीजिए 22 चैप्टर है। क्लियर हो गई बात? अब अगर हमें अब अगर हमें सपोज करिए रीजनिंग पढ़ना है और रीजनिंग में हमें कुछ पढ़ना है, जैसे सपोज करिए ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, तो जब आप अपनी बुक उठाएंगे रीजनिंग की तो आप पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे ना जहां पर ब्लड रिलेशन लिखा होगा, कि एक तरफ से शुरू हो जाओगे। भाई अगर हमें ब्लड रिलेशन पढ़ना है तो हमको मालूम है कि ब्लड रिलेशन चैप्टर नंबर 4 में है या चैप्टर नंबर 5 में है, तो हम सीधे उस चैप्टर पे पहुंचेंगे और हम ब्लड रिलेशन ओपन कर लेंगे। ठीक वही है ये, ठीक वही है ये, हर पार्ट में चीजें डिफाइन की गई हैं। तो इस तरह से वो 22 पार्ट बनाए गए हैं और जो मूल संविधान में थे, तो हर एक के लिए रिलेटेड था। जैसे अगर हमें भारत के राज्यों के संघ के बारे में बात करना है, हम पार्ट 1 में देख लेंगे। कोई और अगर हमें देखना है, मूल अधिकार के बारे में जानना है, तो हम पर्टिकुलर चैप्टर में जाएंगे संविधान के बुक के, और वो पर्टिकुलर चैप्टर ही पर्टिकुलर पार्ट है, तो वो किसी न किसी पार्ट में डिफाइन होगा, तो हम उस चैप्टर को ओपन कर लेंगे, हाँ ये वाला पार्ट है। लेकिन केवल पार्ट जानने से तो काम नहीं चलेगा ना, आप तो अभी चैप्टर में पहुंचे ना ब्लड रिलेशन के। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि हमें भारत के भारत राज्यों का संघ है, एक पॉइंट है, हमने कहा आपसे भारत
राज्यों का संघ है, और अगर भारत राज्यों का संघ है तो ये हमें पता है कि पार्ट 1 में है पार्ट 1 में। भारत राज्यों का संघ है तो ये संविधान का जो पहला ही चैप्टर है, यानी पहला ही पार्ट है, उसमें डिफाइन है। तो अभी आप उस चैप्टर में पहुंचे हो, लेकिन आपको ये थोड़ा पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत एक संघ है, और पहला जो आर्टिकल है, जो फर्स्ट आर्टिकल है, अनुच्छेद, तो आर्टिकल 1 2 3, अब समझिए इस चैप्टर में जब हम पार्ट 1 में बात करेंगे तो पार्ट 1 में सारी चीजें किसके बारे में होंगी? बताइए किसके बारे में होगा इस चैप्टर में? क्या इसमें राष्ट्रपति के बारे में डिफाइन होगा? क्या इसमें उपराष्ट्रपति के बारे में डिफाइन होगा? इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में डिफाइन होगा? भारत का राज्यों का संघ। क्लियर है? भारत राज्यों का संघ है, ये संघ व्यवस्था के बारे में डिफाइन होगा। हमारी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम पहुंचे रीजनिंग के अपने ब्लड रिलेशन के चैप्टर में, हमें ये पता चल गया, और ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में सारी चीजें ब्लड रिलेशन से डिफाइन होंगी। लेकिन उस पूरे चैप्टर में केवल ब्लड रिलेशन की बात होगी, तो क्या केवल एक ही रूल से वो सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा? क्या ब्लड रिलेशन चैप्टर में एक ही रूल से आप पूरा ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लेंगे? नहीं, उसमें कई सारे टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यानी कि उसमें टाइप आता है कि सबसे पहले हम पजल वाली सॉल्व करेंगे, दूसरा फिर हम आपके कोटेड रिलेशन वाली सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा हम लोग पॉइंटिंग वाला सॉल्व करेंगे। ठीक वही चीज आर्टिकल है। हमने चैप्टर वन सिलेक्ट किया कि भैया इस चैप्टर 1 में पूरा भारत राज्यों का संघ है, पूरा चैप्टर इनके बारे में, लेकिन हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कैसे। तो इसके लिए कुछ रूल बनाए गए, सिंपल सिंपल। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा आर्टिकल 1, फिर इन्होंने लिख दिया आर्टिकल 2, फिर इन्होंने लिख दिया आर्टिकल 3, और फिर इन्होंने लिख दिया आर्टिकल 4। अब इन्होंने इस चैप्टर में सपोज करो पार्ट 1 में इन्होंने 4 आर्टिकल दे दिए, अनुच्छेद। अब आप बताइए जो चारों आर्टिकल है वो किसके बारे में बता रहे होंगे? ये चारों आर्टिकल जो भारत राज्यों का संघ है, ये इसी के बारे में बता रहे होंगे, उस चैप्टर के बारे में। अभी इनमें किसी और की बात नहीं हो रही होगी, ये ठीक वही हो गया। चलिए हम एक बात करते हैं, आर्ट कवर, मान लीजिए हम बात करते हैं, हम पॉइंटिंग फॉर्म पढ़ेंगे रीजनिंग की, ठीक। दूसरा हम कोडेड रिलेशन पढ़ेंगे। तीसरा हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पजल फॉर्म। बात समझ में आ रही है एवरीवन? रीजनिंग की बात समझा रहे हैं हम कि हम इसको इस फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे के सारे डिफाइन किसको कर रहे होंगे? ये ब्लड रिलेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। ओके, तो इसी तरीके से हम एक ही बात में सब समझ नहीं सकते। ये एक पार्ट 1 मतलब एक चैप्टर की हेडिंग है ये, तो पार्ट 1 एक चैप्टर हो गया। अब उस चैप्टर में हमें उसको समझना है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे उसको हमने आर्टिकल में लिखा। अब अगर हम आपसे कह दें कि चलिए हम पहला टाइप पढ़ते पॉइंटिंग, हमने लिखा टाइप 1 पॉइंटिंग, क्या कंप्लीट हो गया? पढ़ लिया आपने? क्या सारे नियम आपको पता चल गए पॉइंटिंग फॉर्म के? यस एवरीवन? क्या हमने आपसे आर्टिकल कहा कि मान लीजिए हमने कहा कि हम कोडेड रिलेशन टाइप 2, हमने आपसे कहा टाइप 2 कोडेड रिलेशन है, और टाइप 2 कोडेड रिलेशन है, हमने कहा लिखिए पहली लाइन टाइप 2 कोडेड रिलेशन। क्या आप समझ गए सब? नहीं। अब आपको इस कोडेड रिलेशन में समझना है कि इस कोडेड रिलेशन में क्या नियम है, इस कोडेड रिलेशन में क्या अप्लाई होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम जाएंगे अपनी रीजनिंग के बुक में एक पर्टिकुलर चैप्टर पर, तो हम कहेंगे हम ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले, तो हमने चैप्टर 4 सपोज करिए, या चैप्टर 1 हमारी रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है, तो हम चैप्टर 1 में पहुंच गए। फिर हमने ये देखा कि इस चैप्टर में कितने नियम बनाए गए हैं जो हमारे इसी से रिलेटेड हैं, कितने टाइप होते हैं। तो हमने कहा 3 टाइप हम पढ़ते हैं जो पूरे ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेगा। टाइप 1 कोडेड हो गया, ये पॉइंटिंग हो गया, दूसरा कोडेड हो गया, तीसरा पजल। उसी तरीके से
जब हम संविधान की बुक का पहला पार्ट खोलेंगे चैप्टर, तो हम देखेंगे वो है भारत राज्यों का संघ है, ये हेडिंग है उसकी। लेकिन भारत राज्यों का संघ ही हमें पता कैसे चलेगा? उनके कुछ टाइप बनाए गए आर्टिकल्स। अगर हम ये 4 आर्टिकल पढ़ लें तो 4 आर्टिकल हमें सारे के सारे बता देंगे कि ये चैप्टर क्या है, और हमें पूरा उस चैप्टर के बारे में पता चल जाएगा। क्लियर? लेकिन केवल आर्टिकल पढ़ने से आप नहीं समझ सकते सब। ठीक वैसे ही जैसे हम केवल टाइप बता दें आपको कि पॉइंटिंग फॉर्म है, तो आप सब नहीं समझ सकते। पॉइंटिंग फॉर्म में अंदर हमें आपको समझाना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करना है बताना पड़ेगा, नियम बताने पड़ेंगे। क्लियर? तो अब अगर हम आपको ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कहा कि चलिए ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये एक चैप्टर है और हमें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है सर, चलिए हमने चैप्टर खोल लिया। अब उस चैप्टर में हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम उसमें 4 पार्ट, हम 4 आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। ये चारों आर्टिकल किसको बता रहे होंगे? भारत राज्यों के संघ को। लेकिन एक एक आर्टिकल को पढ़कर हम हर चीज नहीं समझ सकते। आपको पूरा नियम, जैसे हमने आर्टिकल 1 का, तो इसमें वही लिखा हुआ है कि भारत दैट इज भारत राज्यों का संघ है, ये पहले ही आर्टिकल में। तो आपको तो केवल इतना पता चल रहा है ना कि भारत राज्यों का संघ है। आपको ये कैसे मालूम चला कि ये भारत राज्यों का संघ कैसे है, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, कैसे उनको शामिल किया गया है, क्या लिमिटेशन रही होगी? क्या मालूम चला इतने पावर पॉइंट से? बस आपको इतना पता चला ना आर्टिकल से कि भारत राज्यों का संघ। अब अगर आपको समझना है इसके बारे में कि ये इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ होगा, तो अगर आप कहें कि सर डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा हमें, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें कैसे मिलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा? तो हमने कहा रुकिए, हम आपको नियम बताते हैं कैसे मिलेगा। तो उसके लिए बना दिया गया शेड्यूल, अनुसूची। फिर से ध्यान से समझिए आपको कैसे पढ़ना है। अगर आपको एक पॉइंट हमने बोला भारत राज्यों का संघ है, बताइए संविधान की कौन से पार्ट में, तो आप कहोगे सर पहले ही पार्ट में। तो चैप्टर 1 हम खोलेंगे, पार्ट 1, हमें भारत के राज्यों का संघ के बारे में पता चलेगा। हम कहेंगे आपसे नागरिकता के बारे में पता करो, तो आप उस संविधान की बुक को ओपन करके जिस पार्ट में वो होगा, जो चैप्टर होगा, वहां पहुंचोगे नागरिकता के लिए। शुरुआत से तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम कहेंगे कि चलिए आप राष्ट्रपति के बारे में बात करिए, तो राष्ट्रपति के लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर होगा जिसमें वो बात की गई होगी पार्ट में, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे हमने कहा कि हमें भारत राज्यों का संघ इसके बारे में पता करना है, तो आपने कहा ठीक है सर, चलिए हमने चैप्टर ओपन कर लिया। फिर हमने कहा, आपने कहा कि सर इसमें मेन मेन हेडिंग क्या है, कि किन किन चीजों को देखकर हम जानते हैं। तो हमने कहा भाई 4 मेन हेडिंग है इस पूरे चैप्टर में, उन 4 हेडिंग को आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा ठीक है सर। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, 4 आर्टिकल उसकी मेन हेडिंग हो गई जो। लेकिन अब इस आर्टिकल को भी समझना होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन समझना होगा कि सर हम इन 4 मेन हेडिंग को पढ़ के हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये तो सीधे सीधे बस एक एक लाइन दे दिया है। तो हमने कहा ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक और पार्ट, एक और इसमें बनाया गया, उसको अनुसूची कहते हैं। इसका मतलब अगर आपको आर्टिकल 1 को समझना है डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो राज्यों का संघ के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज कैसे हुआ, कैसे करना है, क्या प्रावधान थे, आर्टिकल में नहीं मिलेगा। वो आर्टिकल में केवल इतना मिलेगा भारत राज्यों का संघ है, बस खत्म। अगर आपको ये जानना है कि भारत राज्यों का संघ कैसे बना, कैसे राज्यों को जोड़ा गया, कैसे क्या है, तो आपको शेड्यूल में जाना पड़ेगा। तो आपको किस में जाना पड़ेगा? शेड्यूल में। डिटेल डिस्क्रिप्शन, जो लॉ, जो कानून जिसके तहत इन सबको जोड़ा गया, बनाया गया, वो है। तो ये एक क्रम है, पहले चैप्टर में जाओ, उनकी मेन हेडिंग समझो, फिर उनके अंदर रूल्स पढ़ो। ये ठीक वही है। ब्लड रिलेशन मेन चैप्टर है, ब्लड रिलेशन मेन चैप्टर है। उसके अंदर हम 3 टाइप में पढ़ेंगे, कोडेड, पॉइंटिंग और पजल। लेकिन हम मेन हेडिंग से नहीं समझ सकते, बस हमें इतना पता चला ये 3 चीजें हैं। अब हमें अगर पढ़ना है कि पॉइंटिंग फॉर्म क्या है, तो अब हम आपको नियम बताएंगे। वो नियम किसमें है? शेड्यूल में है, अनुसूची में। तो अनुसूची जनरली बहुत कोई नहीं पढ़ता, अनुसूची वो लोग पढ़ते हैं जिनको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है।
कि सारे नियम कानून सब चाहिए होते हैं वो। अब देखो क्या था, ये इतना बड़ा बन रहा था बुक ना, एक तो इन्होंने इतने आर्टिकल लिख दिए। अब आर्टिकल 1 में वो सब नहीं लिख सकते थे। अगर मान लो वो ये लिख देते आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ है और सारा डिस्क्रिप्शन यहीं दे देते, तो आप समझ रहे हो क्या होता। मतलब एक एक चीज को समझाने के लिए कितना बड़ा हो जाता है। वहीं पर पहले हम आर्टिकल 1 समझा रहे हैं भारत राज्यों का संघ, और उसी में हम नियम कानून समझा रहे हैं। एक पेज का एक आर्टिकल होता, एक पेज का एक आर्टिकल, जो आप एक लाइन में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप वो एक पेज में पढ़ते। और जब कानून की, क्योंकि ये लॉयर थे, आप समझिए जरा ये क्यों हुआ। लॉयर थे ये लोग, ये जानते हैं अगर कोई दिक्कत हुई और कोर्ट में मामला गया, तो कोर्ट में अगर मामला गया तो किसी न किसी आर्टिकल में वो प्रावधान दिया गया होगा, तो आप कहेंगे यस मिलॉर्ड, संविधान के आर्टिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो पूछेंगे बताओ क्या लिखा हुआ है, तो कहेंगे आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है। उन्होंने वो लाइन पढ़ दी, और नहीं, और पूरा एक ही जगह दिया होता नियम कानून, तो पढ़ता आर्टिकल 6 में ये लिखा हुआ है जिसके तहत ये हो सकता है। 10 मिनट तक खाली वो आर्टिकल 6 समझा रहा है। तो ये सारे वकील जो संविधान सभा में थे, सबको पता था कि क्या करना है। अब अगर वो बस इतना बोल दे वहां कोर्ट में जाके, सर आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ भारत राज्यों का संघ है, सफिशियंट है बोलना, समझ गया वो भारत राज्यों का संघ है, और डिटेल चाहिए तो कह देगा सर अनुसूची पढ़ लीजिए, सब दिया हुआ है उसमें, किस अनुसूची में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो आपको केवल एक लाइन बोलनी थी आर्टिकल 1 में, और सब एक साथ दे दिया होता, वहीं पे सब डिस्क्रिप्शन दे देता, पूरा पढ़ के सुनाते आप कोर्ट में। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है जिसके तहत सारे के सारे राज्य एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी राज्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, और इसमें ये समझौते का कोई प्रावधान नहीं है कि सबके साथ समझौता करके बनाया गया है। असल में सब संघ है तो सब एक पार्ट है। अब आप कर रहे हैं डिटेल पूरा नियम कानून, फिर उसमें पूछ रहा है, ये है चीज। तो एक बुक बनाई गई, रूल बुक, जो संविधान है, जिसमें एक चैप्टर रखे गए, उस चैप्टर में मेन हेडिंग रखी गई, उन मेन हेडिंग में डिस्क्रिप्शन के लिए अनुसूची बनाई गई। तो इस तरह से ये चीज चलती है। क्लियर है। तो अगर हमें चीजों को समझना है तो बहुत सिंपल सा था, हमें संविधान समझना है तो संविधान एक बुक की तरह पढ़ लो, संविधान एक रूल बुक की तरह पढ़ लो। इस रूल बुक में क्या है, इस बुक में पहले चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स यानी इसमें पार्ट है, तो पहले हमें पार्ट देखना होता है। सीधे पहले हम उस पार्ट में जाएंगे, पार्ट के बाद हम किस में जाएंगे, तो हम उसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ें, फिर आर्टिकल के बाद आप किस में जाएं, शेड्यूल में जाएं। सीधे शेड्यूल में जाके कोई मतलब नहीं है, आप सीधे शेड्यूल नहीं जा सकते माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम आपसे कहें कि हमको सीधे ये बता रहे हैं, देखो वो तस्वीर है, वो तस्वीर में एक औरत है, एक लड़का है, और ये सब हम समझा रहे हैं, अरे पहले समझ तो लो पढ़ा क्या रहे हैं। जब सीधे शुरू कर दें, पहले हम बताएंगे चलो हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और देखिए ब्लड रिलेशन के चैप्टर पढ़ने के लिए अगर हमें इस पूरे चैप्टर को समझना है तो 3 मेन हेडिंग में समझते हैं हम इसको। 3 मेन हेडिंग ये हैं, हम अगर ये 3 मेन हेडिंग कंप्लीट कर ले तो हम चैप्टर समझ लेंगे। चलिए अब हम हर हेडिंग की अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं, ये है। तो अगर हमें भारत राज्यों का समझना है तो पहले चैप्टर में जाएंगे, दैट इज पार्ट 1। 4 मेन हेडिंग हो गई, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ये 4 मेन हेडिंग समझ लेंगे, हम समझेंगे। लेकिन हर एक आर्टिकल को समझने के लिए उसकी अनुसूची पढ़नी पड़ेगी। तो आर्टिकल 1 को समझना है, हम उसकी अनुसूची पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 2 को समझना है, हम उसकी अनुसूची पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल 3 को समझना है, उस अनुसूची में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया होगा। आर्टिकल 4 को पढ़ना है, डिटेल। हम जैसे ही पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए, 4 आर्टिकल तैयार कर लिए, और जैसे हमने उसकी अनुसूची तैयार कर ली, पहला पार्ट कंप्लीट, चैप्टर 1 ओवर। संविधान का पहला चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स तैयार हो गया। समझ गए बात। तो सीधे शेड्यूल में आप नहीं जा सकते, आपको अगर पूरी डिटेल समझनी है तो पहले पार्ट में जाइए, उस चैप्टर में, फिर उसकी मेन हेडिंग आर्टिकल्स में जाइए, और फिर उस आर्टिकल में जाकर के अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो नियम पढ़िए उनके, जो कि आपके शेड्यूल में दिए हुए। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में संविधान में इस तरह से एक बुक बनाई गई है जो एक चैप्टर के फॉर्म में है, एक पार्ट के फॉर्म में है, और उसके अंदर फिर हर पार्ट से चीजें डिफाइन की गई हैं। तो ये एक बुक की तरह समझो, बहुत आसान है। जैसे आप रीजनिंग की बुक पढ़ते हो, जैसे आप अपने बायो की बुक पढ़ते हो, जैसे आप अभी किसी टेक्निकल की बुक पढ़ते हो, तो जैसे चैप्टर्स बनाए गए हैं उस तरह से संविधान में चैप्टर बनाए गए हैं पार्ट के रूप में। तो 22 पार्ट बनाए गए हैं। टोटल पूरा समझना है तो हम इस 22 चैप्टर को समझ लें, हमें अपने संविधान के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हमें हर पार्ट को पढ़ना होता है, तभी आप डिटेल
संविधान की बुक को समझ सकते हैं। कोई भी एक चैप्टर छोड़ देंगे, आपका 1 नंबर चला जाएगा। रीजनिंग में 25 चैप्टर है, हम 25 पढ़ेंगे तो हमें सारे नंबर मिल जाएंगे। अगर हमें पूरी रीजनिंग समझनी है तो हमें पूरे 25 चैप्टर समझने होंगे। उसी तरह संविधान समझना है तो संविधान समझने के लिए हमें पूरे के पूरे 22 पार्ट समझने होंगे। आज की डेट में कितने हैं? 25। तो वो उसी के सब हेडिंग है। जो 22 थे वो एक्चुअली मेन चैप्टर थे, उसी में सब हेडिंग बना के 3 बढ़ा दिए गए थे। तो वो मेन आपके 22 पार्ट ही थे। आगे बढ़ सकते हैं अब एवरीवन, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने समझा, तो हम इसको देखेंगे। तो हम लोग ज्यादा शेड्यूल में नहीं जाते। देखो, शेड्यूल में तब जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम शेड्यूल में बार बार शेड्यूल को हम लोग डिटेल डिस्कशन कभी नहीं करते हैं। जब बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होती है तो ये लॉयर वगैरह ज्यादा इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई कानूनी प्रक्रिया है ना, तब वो उसके नियम कानून में जाते हैं कि एक्चुअल में क्या नियम है, कैसे बना, ये सब चीजें। हम लोग को ज्यादातर मतलब बस 2 चीजों से होता है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमको एक मतलब बस पार्ट से है, उसके चैप्टर से, और उसकी मेन हेडिंग से मतलब है, बस। इनकी जरूरत हमके लिए जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि हमें कोई वो केस नहीं लड़ना है जाकर के कि हमें पूरा समझाना पड़े कि कैसे किसके तहत ये सब किया गया। ठीक है, हम इतना बता दें कि भैया देखो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 15 हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार, सीधी सी बात है, आप इसका हनन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में लिखा है आप हमारे अधिकार को नहीं ले सकते। अब अगर वो केस कोर्ट में जाता है तब समझाया जाएगा, माय लॉर्ड देखिए आर्टिकल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है ये। चलिए हम आपको पूरी अनुसूची समझा देते हैं, पूरा नियम क्या है, आप किसी का अधिकार को नहीं ले सकते। अब वो समझा रहे हैं, हमें क्या मतलब, लड़ने दोगे? ऐसा ही होता तो हम लोग भी वकील ना बन जाते सीधे, हम ही लोग अपना केस न लड़ने लगते, वो काहे को इतने साल पढ़ते। तो सीधी सी बात ये है। तो हमें 2 चीजों से मतलब है। एक में हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं जाना, पार्ट 1 आर्टिकल। हाँ, ये जरूर याद कर लेना है कि जैसे संघ वाला रिलेटेड है तो कौन सी अनुसूची में है, बस जैसे वो सूची बताएगा, पहली अनुसूची है। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 है। शेड्यूल्स कितने हैं? 12 शेड्यूल्स है ना। कितने हैं स्टूडेंट्स? मूल संविधान में 8 है, मूल में 8 है, वर्तमान में 12 है। तो अब हर अनुसूची एक होगा डिफाइंड, जो एक पार्ट से जुड़ा हुआ होगा। तो बस हमें ये याद रखना है, एक अनुसूची, पहली अनुसूची में किन के बारे में डिस्क्रिप्शन है, दूसरे वाले में कौन से नियम कानून है, तीसरे बस उस तरह समझना, डिटेल अंदर जाके नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, काफी डिस्क्रिप्शन कर लिया हम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। क्या ये नोट किया है आप लोगों ने? नहीं ना? ये समझ गए ना, ये केवल समझने के लिए है, ठीक है ना। ये कोई लिखने के लिए नहीं आता, कहीं कुछ पूछा नहीं जाता, ये बस केवल आपको समझना है केवल कि क्या है एक्चुअल में ये। ओके, अब एक एक करके हम लोग हेडिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, समझना है जरा। सबसे पहला, लिखित संविधान। आप सभी को पता होगा सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा ही है, ठीक है। और अगर लिखित संविधान में स्टूडेंट्स बात करें तो हमारा जो लिखित संविधान है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से। क्लियर है? और ये इतना लंबा क्यों हो गया, आप समझते हो? ये बड़ा क्यों हो गया इतना? आप समझिए, इतना डिस्क्रिप्टिव क्यों हो गया? कई रीजन है इसके पीछे। पहला रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे लगभग 75% चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं, जो खुद अपने आप में बहुत बड़ा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये जो एक्ट था ये बहुत डिटेल में था, और वहां से लगभग 75% चीजें हमारे इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंक्लूड कर ली गई हैं। तो वो एक विस्तृत हो गया। दूसरा, भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार की भाषा होती है, हर प्रकार के लगभग संस्कृति है। तो सबके लिए कानून बनाना, एक तरह का कानून बना बड़ा टफ काम था, क्योंकि जो कानून हमारे शहरी लोगों के लिए है वो कानून हम आदिवासी लोगों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनके रहने के ढंग अलग है, हमें नियम थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे उनके लिए। तो उनके लिए हमें कुछ चीजें अलग से प्रावधान रखने पड़े। तो हम सबके लिए एक बार नहीं कर सकते थे, शहरी के लिए अलग चल रहा था। गांव में दिक्कतें हुई, इसलिए संशोधन किया गया। तो गांव लेवल पर एक स्थानीय सरकार दी गई, जो पंचायती दिया था। मूल संविधान में ये सब नहीं थी चीजें, त्रिस्तरीय सरकार नहीं थी। जब मूल संविधान बना था तो 2 स्तरीय सरकार थी, केवल एक केंद्र और एक राज्य। ये संशोधन किया गया समय के हिसाब से, तब वो 3 स्तर का सरकार बनाया गया, एक केंद्र का, एक राज्य का, और फिर एक लोकल लेवल पर बनाया गया जो पंचायत के रूप में देखा गया। उसके अंदर फिर ग्राम सभाएं और जो ग्राम प्रधान है ये लोग आए। तो ये इस तरह से देखने पर, इसलिए ये विस्तृत होता चला गया।
इसलिए इतना बड़ा होता चला गया। बाकी सारे देश हमारी तरह नहीं है, उन लोगों ने एक तो कानून बनाया और पूरा लागू हो जाता था, लेकिन हमारे देश में विविधता इतनी ज्यादा थी कि हम उसको छोटी सी चीजों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। तो पहला रीजन था कि हमारा देश बहुत बड़ा था, भौगोलिक स्थिति, विस्तार, संस्कृति अलग अलग, लोग अलग अलग प्रकार के, जिसकी वजह से इसके प्रावधान बहुत बड़े होते चले गए। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये लिया गया एक्ट से 1935 से, जो अपने आप में बहुत विस्तृत था और उसके लगभग 75% चीजें ली गई, जिस वजह से ये बड़ा होने का एक रीजन है। तीसरा, क्योंकि संविधान बनाने में जो लोग मेनली थे उसमें से आधे से ज्यादा लोग लॉयर थे, और लॉयर की भाषा आप समझते हैं, वो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहते थे, तो इस तरह से चीजों को लिखते थे जो हर प्रकार से उसको समझा सके, तो डिस्क्रिप्शन देना उनको पड़ता था, इसीलिए अनुसूची बनाई गई थी, नहीं तो वो आर्टिकल से काम चला लेते, एक तो आर्टिकल लिखते बस खत्म हो जाता नहीं, उन्होंने कहा आप तुरंत कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, तो हम आर्टिकल बना रहे हैं और पूरा प्रावधान दे देते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, तो रूल बना दिए उन्होंने, वो अनुसूची में डाल दिए सीधे, पढ़िए इसको पूरा एकदम, तब इसलिए विस्तृत होता चला गया। ठीक है, तो कई सारे रीजन है, समझ में आ गया सबको एवरीवन, क्यों इतना बड़ा लिखित संविधान हुआ? पहला रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, ठीक है, जो कि बहुत विस्तृत था, जिसकी वजह से। दूसरा, हमारा देश खुद ही बहुत बड़ा है, यानी कि भौगोलिक विस्तार बहुत ज्यादा है हमारा, और हम एक ही तरह से सबके लिए नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर हमें चीजें बनानी पड़ती हैं उनके हिसाब से, उसके प्रावधान के लिए ये बड़ा होता चला गया। तीसरा, आधे से ज्यादा लोग लॉयर्स शामिल थे और जिनकी भाषा थोड़ी सी अलग होती है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से और क्लिष्ट होता चला गया ये, और उनको समझाने के लिए चीजें ज्यादा लिखनी पड़ी, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक है, दूसरा, तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। सेकंड में आते हैं स्टूडेंट्स, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, बहुत सिंपल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। यस, ज्योति, रिंकी, सौरभ, कीर्ति, शिवराम, डिस्कस कर चुके हैं ना? समझ गए होगे ये पॉइंट, कौन सी चीज कहां से ली गई है, तो वो विभिन्न विभिन्न स्रोतों से वो चीज कहां से क्या लिया गया है। नम्यता और अनम्यता, नम्यता और अनम्यता ये क्या है, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको ये क्लियर कर देते हैं, नम्यता और अनम्यता क्या है, समझना, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए, नम्यता का अगर शाब्दिक अर्थ समझे अपनी सिंपल भाषा में, तो नम्यता का शाब्दिक अर्थ एक प्रकार से होता है लचीला, और अगर हम स्टूडेंट अनम्यता का मतलब समझे तो इसका मतलब होता है कठोर। तो ये नम्य मतलब जो लचीला हो, जो आसानी से चेंज हो सके, अनम्य मतलब जो कठोर हो, इसका मतलब ये होता है जिसमें संशोधन सामान्य प्रक्रिया से हो जाए, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। भारत का संविधान ना तो लचीला है, ना ही कठोर है, यह
अंशतः लचीला, अंशतः कठोर है। यस एवरीवन, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हमारे भारत का जो संविधान है वो लचीला है या कठोर है, तो आप कहेंगे सर ना तो ये पूरी तरह से लचीला है, ना ये पूरी तरह से कठोर है, ये दोनों के बीच का है। ठीक है, तो ना तो ये पूरी तरह से कठोर है, ना तो ये बहुत लचीला है। ये लचीला का मतलब समझो जो बहुत आसानी से संशोधित किया जा सकता हो। लचीला का मतलब है कि जो बहुत आसानी से, कुछ ज्यादा ना करना पड़ो। संसद में पहुंचे, हमने वो बिल पास किया, मतलब पेश किया, और हमने कहा वोटिंग करो, तो कई लोगों ने कहा ठीक है हम हैं इस बिल के संपर्क में, बस। अब जैसे 500 लोग बैठे, आधे से ज्यादा लोगों ने कर दिया, मान लो 250 से ऊपर 270 लोगों ने कर दिया, नहीं किसी ने कहा नहीं था ये लाइन, तो अब मान लो आधे से ज्यादा लोगों ने कर दिया, पास हो गया बिल। ये होता है सामान्य प्रक्रिया। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे, इसमें क्षेत्र का मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर केवल सामान्य बहुमत से पास हो जाता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जैसे समझिए जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है। ठीक है, राज्य का नाम बदलना है, और किसी नए राज्य को हमारे देश में शामिल करना है, मतलब कोई क्षेत्र है बाहर का और हमें अपने चाहते हैं कि हमारे देश में वो शामिल हो जाए। बड़े ध्यान से सुनो चीजों को, ठीक है, जो बोल रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम ये लिखेंगे नहीं। तो पहला पॉइंट कि जैसे अगर हम कहें सिंपल सी बात कि हमने एक प्रस्ताव पेश किया और हमने कहा हम इस राज्य का नाम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, और इसकी टेरिटरी बढ़ाना चाहते हैं, सीमा बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्योंकि उस राज्य से संबंधित होगा, उस राज्य में वो पास होगा। वो जो अगर चाहते होंगे नाम बदलना तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार उन्हीं की होगी और मेजोरिटी तो उनको मिल ही जानी है, तो वो तुरंत चेंज हो। इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे आप देखो अभी हमें इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करना था, आपको पता भी नहीं चला नाम चेंज हो गया। आपको कब पता चला? जब नाम चेंज हो गया। समझ गए? तो ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत सामान्य प्रक्रिया से हो जाते हैं, इसके लिए एक बहुत विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। हमने सीधे वो पेश किया बिल और उनमें जो बहुमत होगा वो दे देगा और वो पास हो जाएगा। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सामान्य प्रक्रिया से नहीं हो सकते, सेंट्रल लेवल के जो मामले होते हैं, केंद्र लेवल पे। जैसे आप अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में कोई चेंज करना चाहते हैं, उनके विधि के बारे या कानून जो उनके रूल्स हैं उनके बारे में चेंज करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये सामान्य से प्रक्रिया से नहीं हो सकता। इसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है। उस विशेष बहुमत का मतलब होता है कि आपको पहले वो पेश करना पड़ेगा, आपके अगर सदन उसको पास कर देते हैं तो उसके बाद आपको राज्यों का अनुमोदन चाहिए होगा, और जितने राज्य आपके देश में हैं उनमें से कम आधे राज्य उसको
अनुमोदन कर देने चाहिए, अपना समर्थन दे दें वो लोग, वो होता है विशेष प्रक्रिया। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो सामान्य से आप नहीं कर सकते, सेंट्रल लेवल के जो मामले होते हैं उनके लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका बहुमत तो सदन का चाहिए ही चाहिए, लोकसभा का भी चाहिए, राज्यसभा का भी चाहिए, लेकिन साथ में राज्यों का अनुमोदन चाहिए होता है, तभी वो चेंज होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट, आप चाहते हैं कि हम इनके न्यायाधीश की सैलरी बढ़ा दें, इनकी निर्वाचन प्रक्रिया चेंज कर दें, आप अकेले केंद्र नहीं कर सकते इसको, आप पास पेश करेंगे केवल बिल, फिर उसमें विशेष बहुमत चाहिए होगा, उसके बाद वो राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होगा, और कम से कम आधे से ज्यादा राज्य उसके अनुमोदन करने चाहिए, तभी वो चेंज हो पाएगा। इसलिए इसे दो तरीके से है। तो जो चीजें हमारी सामान्य प्रक्रिया से हो जाती हैं वो कहलाते हैं कि ये लचीला है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो जाता है बहुत आसानी से। और जो चीजें जो आसानी से नहीं होंगी, जो विशेष बहुमत जिसमें जरूरत पड़ेगी, वो होता है कठोर, जो आसानी से चेंज नहीं होगा, हथौड़ा मार मार के उसको चेंज कराना पड़ेगा, तो सबको बार बार करना पड़ेगा। समझो, अगली बार मेरी भी सरकार आएगी राज्य में, समझ लेना फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो अनुमोदन दे दो चुपचाप। तो ये चीजें होती हैं, तो उन चीजों को कहा जाता है कि आपका लचीला और कठोर। तो हमारा ना तो पूरी तरह से लचीला है, ना तो कठोर है, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रावधान है। कुछ मामले हैं जो आसानी से हो जाते हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो हम ये अगर हम पूरा लचीला कह देंगे तो इसका मतलब सब चीज हमारी चेंज हो जाती है आसानी से, तो सब कहाँ से चेंज कर लोगे। और अगर हम पूरी तरह से कठोर कह देंगे तो मतलब कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसको हम आसानी से चेंज कर सके, तो हम ये भी नहीं कह सकते। इसलिए भारत का संविधान ना तो पूरी तरह से लचीला है और ना ही पूरी तरह से कठोर है, ये अंशतः लचीला है और अंशतः कठोर है। क्लियर? अब समझिए, जो ये बाकी चीजें हैं, ये जो चीजें हैं इसको समझिए, संशोधन समान प्रक्रिया से हो जाए, ये बड़ा आसान होता है। जानते हो ब्रिटेन में, ब्रिटेन का जो संविधान वो लचीला है, कोई मगजमारी नहीं है, वो जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर देते हैं, इसमें कोई विशेष बहुमत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतना फ्लेक्सिबल है कि वो चेंज कर लेते हैं। जानते हो क्यों? संसदीय प्रक्रिया तो है, लेकिन वहां उत्तराधिकार सिस्टम है, राजशाही सिस्टम चलता है। आपको आज भी पता होना चाहिए कि जो वहां की हेड है, वहां की वो महारानी होती है ब्रिटेन की। सांसद जरूर है, लेकिन उसकी हेड कौन होगा? शाही परिवार होगा। ये उत्तराधिकार प्रक्रिया है, वो चलती चली आ रही है। पीएम जरूर रखे गए हैं, लेकिन जो सबके ऊपर हेड होते हैं वो आपके शाही परिवार के होते हैं। आज भी आप देखिए, ब्रिटेन का राजा बताया जाएगा आपको, ब्रिटेन के राजकुमार बताए जाते हैं, प्रिंस बताए जाते हैं। ठीक है, वही वही वो चल रहा है उसमें, और हमारे यहाँ ये सब है नहीं। तो अब जब राजशाही परिवार चल रहा है, उन्हीं का हेड है, तो राजा जो कहेगा वो तो चेंज हो ही जाएगा ना भाई। भाई पहले सल्तनत में क्या हुआ करता था? क्या जनता से कोई राय लेनी पड़ती थी? नहीं, राजा सर्वे सर्वा था। राजा अगर वो कानून लागू कर दिया तो सारी जनता पे लागू हो जाना है, बस सिंपल ये था। लेकिन जो कठोर वाला है, ये अमेरिका का है भैया, बहुत टफ है ये, आसान नहीं है इसके कानून को चेंज करना, बहुत हार्ड है, आप समझते हैं, इससे ये बिल्कुल समझौता नहीं करते। इसीलिए आप समझिए कि यहाँ कोई भी प्रक्रिया होती है, आप एक बात समझ लीजिए, वीजा प्राप्त करना है अमेरिका का, आप सब देशों का प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तब जाके आपको उसका वीजा मिलता है अमेरिका का, हर किसी को मिल भी नहीं पाता। तो इनके जो नियम कानून है बड़े हार्ड है, वो कठोर, इसीलिए इसको कठोर कहा गया है, इसको बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्ष सिस्टम है। अध्यक्ष सिस्टम का मतलब जैसे प्रेसिडेंट, मेन पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। जैसे हम लोग के यहाँ मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन अमेरिका वगैरह में मेन पावर प्रेसिडेंट के पास है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वहाँ कहते हैं। हमारे यहाँ संसदीय है, हमारे यहाँ कैसी है? संसदीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संसदीय है, ब्रिटेन में संसदीय है, यहाँ पे अध्यक्षात्मक है। तो अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसका एक अध्यक्ष होता है, और वो अध्यक्ष होता है तो वही प्रेसिडेंट होता है। जबकि जो संसदीय व्यवस्था होती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, राष्ट्रपति जरूर होंगे, लेकिन इस व्यवस्था में मेन पावर हमारे किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और यहाँ पर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन शाही परिवार का नियंत्रण रहता है, ठीक है, जो वहां पर होते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान, आई होप एवरीवन, आपको
समझ में आ गया? नम्यता और अनम्यता। यस, अभिषेक, विवेक, आशा, राफिया, संतोष, संदीप, अमित, प्रियंका, संजय, रविंद्र, शुभम, प्रेशिका, आशा। यस। अरे नाम लिया करें तो कम से कम सामने आ जाया करो भाई। हैं जी? वेरी गुड। रिंकी, सत्यजीत, अनिल, ज्योति। ठीक। तो बताइए, हमारा संविधान कठोर है या लचीला है? ऋषभ कह रहा है सर, हम अमेरिका के किसी मेंबर से शादी ही कर लें, डायरेक्ट वहीं मिल जाए, वहीं पहुंच जाए हम सीधे, है ना? ज्यादा दिक्कत है ना हो, वहीं के बन जाए ना। बहुत बढ़िया, कर लो भैया। कोई अंग्रेज क्या, अमेरिकन ढूंढ लो कोई। बढ़िया। हाँ, लेकिन इंग्लिश सीख लेना, आता और जाता कुछ नहीं है। और शादी करोगे तुम अमेरिकन से, हैं? ओके। ठीक है। सब लोग सामने आ गए। अच्छा, अगर एक थोड़ा सा पॉइंट कर लेते हैं, बहुत डिटेल नहीं, बस एक पॉइंट बता देते हैं। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो हम किस आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 368। ये जो संशोधन का प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में डिस्क्राइब है। जो अनुच्छेद 368 है, उसमें आपका आर्टिकल 368 में संविधान का है। प्रीवियस लेक्चर अपलोड करा दीजिए। अच्छा, कौन वाला, जो कल वाला हुआ था वो, या उससे पहले भी अपलोडिंग हुआ है? शायद कल वाला नहीं हुआ होगा, चलो। आज आज हो जाएगा। आज हो जाएगा लेक्चर सब अपलोड। संविधान संशोधन की पावर संसद के पास है। संविधान संशोधन की पावर संसद के पास है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकता। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकता। व्हाट इज वीटो? ना करने की पावर। वीटो ना करने की पावर, ना नहीं कह सकता राष्ट्रपति, अस्वीकृत नहीं कर सकता। अगर संविधान संशोधन के लिए हमने पेश किया है, तो उसके पास अगर पहुंचा है, अगर संसद में पारित हो गया है, तो जनरली वो अपनी असहमति नहीं दे सकता। पहले ये व्यवस्था नहीं थी मूल संविधान में, लेकिन ये जब संविधान संशोधन हुआ है 24वां, तो ये रख दिया गया है कि राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो नहीं कर सकता। वीटो होता है ना करने की पावर, तो ना नहीं कह सकता। 24वें संविधान संशोधन के तहत। यानी राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, तो राष्ट्रपति कुछ समय ले सकता है उसको समझने के लिए, ठीक है, और वो कर सकता है, लेकिन वो उसको स्वीकृति देगा, ठीक है, सहमति देगा तो बनेगा। आज की डेट में अगर हम देखें, तो देखिए बहुत जो टाइम है ये कब है, 1971 है।
यानी इससे पहले अगर कोई चीज चल रही थी तो उस समय ये पावर रही होगी राष्ट्रपति के पास, क्योंकि ये चीज इस संविधान संशोधन के बाद हुआ है। उससे पहले अगर कोई होगा तो होगा। राष्ट्रपति के पास क्यों जाता है? अरे राष्ट्रपति हेड है भाई आपके उसका पूरे का, तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा हेड माना जाता है, लेकिन वो नाम मात्र का है, साइन तो उसके चाहिए ही होंगे आपको। ठीक है, वो अलग बात है कि मेन जो देखो कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक नाम मात्र की है और एक वास्तविक है। वास्तविक कार्यपालिका पीएम के हाथ में है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति के पास है। तो कोई भी चीज होती है तो राष्ट्रपति के पास तो जाएंगे ही जाएंगे आप, क्योंकि वो हेड है पूरा सबका। आपके राज्य, जब भारत राज्यों का संघ है, जब चीजें डिफाइन की जा रही थी उसमें आगे चल करके, तो जो हेड होगा स्टेट का, पूरे देश का, वो राष्ट्रपति होगा, तो साइन तो आपको उसको चाहिए ही होंगे। जैसे आपके घर में जो है, आपके दादा वादा जो बुजुर्ग हो गए हैं, तो हेड अगर वो है तो हेड तो वो रहेंगे ही रहेंगे आपको। लेकिन आप जैसे ही जवान होने लगते हैं, आप समझाएंगे उनको, ऐसा है दादाजी, ये कुर्सी रखी है, चुपचाप बैठा करिए, दिमाग ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करिए, आपका काम बस इतना है कि बैठिए, बाकी हम लोगों को संभालने दीजिए जो है। लेकिन हाँ, राय हम आपकी लेंगे आ करके, पैसा जब निकालना होगा तो चेक लेके आएंगे, साइन कर दीजिएगा चुपचाप। ठीक है, तो साइन कर दीजिए, वो आपका काम है, क्योंकि आपके साइन के बिना वो काम ना होगा। तो जैसे कुछ है तो साइन लेने हम आ जाएंगे, लेकिन बाकी आप बैठो आराम से, हम संभाल लेंगे सब, अभी हम जवान खून है, हम सब कर लेंगे, ये है काम। तो दादाजी राष्ट्रपति हैं, अब बाकी वो जो जवान लोग हैं वो पीएम और उसके कैबिनेट है। तो ये इस तरह से चीजों को चलाते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका पीएम और उसके कैबिनेट के हाथ में होती है, और जो नाम मात्र की कार्यपालिका वो राष्ट्रपति के पास है, तो उनके पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं मानेंगे तो महाभियोग लगा के हटा देंगे। हाँ, और वो भी इसलिए सम्मान रहता है, जब देखो दादा लोग का सम्मान तभी तक ज्यादा है जब उनको पेंशन मिल रही होती है। पेंशन अगर नहीं मिल रही है तो देखो बहुत सारे घर में कहेंगे अच्छा बस खाली बैठे हैं, ना कुछ हो रहा है, ना इनके पास बैंक बैलेंस है, ना इनके पास कुछ पावर है बैंक देने की, ना पेंशन आती है, क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होती है। राष्ट्रपति वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये मेन पॉइंट है, संशोधन समझ गए। तो संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत है स्टूडेंट्स? 368। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? और एक और चीज, आर्टिकल ये कभी कभी पूछ लेता है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं? संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं हैं। संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं इसमें, ये डायरेक्ट होता है। संशोधन की दो प्रक्रियाएं हैं, तीन है, चार है, ऐसे पूछता है। तो कभी पूछे तो ध्यान रखिएगा, इसको भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लो इस चीज को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। आर्टिकल 368 के जो संविधान संशोधन है उसमें कितनी प्रक्रियाओं से संविधान संशोधन होता है? दो प्रक्रियाओं से होता है। वो ऑप्शन देगा, कंफ्यूज करता है। एक्चुअल में तीन होती हैं, संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाएं होती है, लेकिन आर्टिकल 368 में केवल दो ही का प्रावधान है, एक का प्रावधान उसमें नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रियाएं हैं तो तीन है, लेकिन आर्टिकल 368 में कितनी है? दो हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कभी ये पूछे कि आर्टिकल 368 में कितनी है तो आप ध्यान रखेंगे दो प्रक्रियाएं। लेकिन अगर कभी ये बस इतना पूछे, अगर रेफरेंस ना दे 368 का, वो आपसे कहे टोटल कितनी है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि 368 के तहत, तो आप कहेंगे सर टोटल तीन है। लेकिन 368 में कितनी है तो आप कहेंगे सर दो है, एक उसके बाहर है जो सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया का उल्लेख उसमें नहीं है, उसमें केवल दो चीजों का उल्लेख है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, इस तरह का उसमें उल्लेख है। सामान्य वाला उससे जनरली बाहर रखा गया है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि इनके दोनों प्रक्रियाएं कौन है? विशेष बहुमत प्लस
कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। Sorry, I can't make. ठीक है, तो जो एक्चुअल में 368 में डिस्क्राइब है, संविधान के 368 में जो डिस्क्राइब है वो ये दो प्रक्रिया है, इनके तहत हम लोग चेंज करते हैं। एक आपका है विशेष बहुमत से हो जाए, नॉर्मल विशेष बहुमत, इसमें राज्यों का अनुमोदन नहीं चाहिए होता। लेकिन दूसरा प्रावधान है कि विशेष बहुमत भी चाहिए और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी चाहिए। सामान्य प्रक्रिया वाला उल्लेख 368 में नहीं किया गया है, वो उसके बाहर रखा गया है, जो लचीला टाइप का, जो सामान्य प्रक्रिया से हो जाए डायरेक्ट, वो इसमें नहीं है। इसमें केवल विशेष बहुमत वाले का ही उल्लेख है। ठीक है, विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि आप जिस सदन में उसको ले जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा में पारित कराना या समथिंग, तो आपने उसे पेश किया, तो जितने सदस्य हैं उसके जो उस सदन में उपस्थित है वो वोट करेंगे, तो उनका 2/3, 2/3 अगर आपको मिल जाता है तो पारित हो जाएगा। उस सदन के जो मेंबर हैं और जो उपस्थित है वहां जो वोट कर रहे हैं, उनका अगर 2/3 बहुमत आपको मिल गया तो वो चीज पास हो जाएगी, वो संशोधन हो जाएगा। ठीक है, वो सामान्य है। लेकिन विशेष प्रक्रिया सॉरी सामान्य करें, वो विशेष बहुमत हो गया। अब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, वो 2/3 बहुमत तो चाहिए ही चाहिए आपको, साथ में राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए होगा, तो वो होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। ये वही बताया हमने, वो जो राज्यपाल से रिलेटेड अगर कोई चेंज करना है तो आपको दूसरे वाले का प्रयोग करना पड़ेगा, इस वाले का। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई चेंज करना है तो दूसरे वाले का प्रयोग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पावर से रिलेटेड कोई चेंज करना पड़ेगा तो दूसरे से प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन इसका प्रयोग करते हैं वो लोग। तब जो नॉर्मल चीजें होती है तो वो हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा रहता है। तो बहुमत तो देखो मिल ही जाता है, दिक्कत तब आती है जब राज्यों वाला होता है, तो उसमें भी अब राज्य दे ही देंगे। आप समझो हमारी बात, अगर कोई बड़ी पार्टी है और उसने आपके 28 राज्यों में से 16 राज्यों में सरकार बना रखी है, क्लियर है? मान लीजिए टोटल 28 राज्य हैं और इसमें से 16 राज्यों में सरकार उसी पार्टी की है, तो एक तो उसके सदस्य संसद में मेजोरिटी में है, लोकसभा में, वहां तो तुरंत पारित हो जाएगा। जब राज्य का अनुमोदन चाहिए होगा तो 16 राज्यों में तो आप ही की सरकार है और आपको आधे से ज्यादा तो चाहिए ही, तो 28 टोटल आपको चाहिए होते हैं 14, तो 16 सरकार है, तो वो 16 तो मना करेंगे नहीं क्योंकि आप ही की पार्टी है, वो तुरंत उसको अनुमोदन दे देंगे, पारित हो जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जनरली, इसलिए अगर किसके कोई पर्टिकुलर पार्टी की बहुत ज्यादा मेजोरिटी हर जगह हो गई तो एक तानाशाही टाइप का हो सकता है, क्योंकि वो हर चीजों को पास करवा लेगा तुरंत, क्योंकि अगर उसका होगा तो कोई भी चीज अगर लागू करेगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह से चीजें होती है, क्योंकि ये सब प्रक्रियाएं हमारे संविधान में दी गई। इसीलिए आपने देखा जब कानून वाला था, कृषि कानून वाला या समथिंग, तो बहुत सारे राज्यों से मांगा गया था भाई, आपको पता नहीं होगा, कई सारे राज्यों से पहले पास जब किया जा रहा था तो दिल्ली से पूछा गया, पंजाब वगैरह सबसे किया गया, तो कई राज्यों ने पहले सहमति दी थी, बाद में चल करके जो भी हुआ होगा फिर उसके बाद उन्होंने वो चीजें करी थी। ठीक है, इस तरह से चीजें होती थी। तो हाँ, लेकिन अब क्योंकि चुनाव आ रहा है भाई और किसानों के खिलाफ ये जा नहीं सकते, मजबूरी इनकी तो है ही, ये लागू कर नहीं पाएंगे कृषि कानून। ठीक है, तो वापस हो गया, हाँ वही बात हम कर रहे हैं ना, वही चीज कि ये चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये जो बचा रहे हैं स्टेट वो भी चले जाएंगे हाथ से, है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं। फंस गए हैं सर, देखो कह रहा है सर, अब इधर कुआं उधर खाई जाए, अब जाए किधर, चुनाव लगा हुआ है आगे, नहीं वापस लेते हैं तो दिक्कत है, वापस लेते हैं तो इस मतलब अगर वो लागू करते हैं तो दिक्कत है, वापस लेते हैं तो एक रहेगा कि भाई सब लोग समझ जाएंगे कि चलो हम हर कानून वापस करवा सकते हैं। ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, चाहे जो भी है। ठीक है, तो आई होप कि हम ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई स्टूडेंट। भारत का सबसे लिखित संविधान क्लियर, एवरीवन? यस, हो गया? ठीक है, जल्दी से सामने आ जाइए सब लोग, बिना देखे अच्छा नहीं लगता है ना, तो जाते जाते जय हिंद कर ही ले हम, है ना।
अच्छा आ गए सब लोग, वेरी गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, अंजना हो गए, राहुल, राजकुमार है। रजाई वजाई ओढ़ के भी बैठे हो का तुम लोग? इतनी ठंडी लग रही है। राजकुमार, प्रियंका पांडे, ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोगों ने तीन चीजों की बात करी स्टूडेंट्स। लिखित संविधान सबसे बड़ा है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। नम्यता समझ गए, लचीला बोला जाता है, कठोर बोला जाता है। ना तो बहुत लचीला है, ना तो बहुत कठोर है, अंतः है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे। एक छोटा छोटा वाला पॉइंट हम आज समझा देते हैं जल्दी, जो डिटेल वाला है वो कल समझाएंगे। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब होता है कि आपका एक ही नागरिकता है। आपको नागरिकता कहाँ की मिली है, भारत की या उत्तर प्रदेश की? आपके पास नागरिकता कहाँ की है, भारत की या उत्तर प्रदेश की? यस। संदीप, कहाँ की नागरिकता लिए हो? ठीक है, सबके पास एक ही नागरिकता है, देश की नागरिकता है। इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। अगर आपके पास अपने राज्य की नागरिकता होती, आप कहते मैं भारत का भी नागरिक हूँ और मैं उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूँ। उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप। शब्द है, समझना होता है। नागरिक आप भारत के हैं, निवासी आप उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, नागरिकता एकल है। अमेरिका वगैरह में दो चलता है। जैसे आप वहां देखें तो एक नागरिकता उनको देश की मिलती है और एक उनको उसके स्टेट की मिलती है। वहाँ डुअल है, डबल नागरिकता है वहाँ। तो उनके लिए दो कानून बनाने पड़ते हैं। एक कानून केंद्र का बनता है और एक कानून उस राज्य का बनता है। इसलिए उनका छोटा संविधान है, मेन वाला जो है। क्योंकि राज्य वाला कानून अलग बनता है। हमारे यहाँ एक ही कानून है, पूरे देश पे लागू होना है। तो राज्य इतने बड़े हैं कि सबको एक साथ रखना था, इस वजह से वो डिटेल में हो गया। अमेरिका में क्या है, 7 ही अनुच्छेद है, खत्म हो गया एक संविधान में। क्योंकि स्टेट अपना बनाएगा अलग कानून। तो वहाँ दो नागरिकता है, डबल नागरिकता है। एक देश की मिलती है, एक राज्य की मिलती है। हमारे यहाँ नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, राज्य के निवासी हैं। ठीक है, तो एकल नागरिकता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, जिसमें हम किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर हमें सपोर्ट करना है तो हम, हमारे लिए सभी धर्म के लोग बराबर हैं। और हम कोई अनुदान देंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी धर्मों को एक तरह से देखे। ठीक है, समझ गए? तो आपके पास कोई ये नहीं है कि हमारे देश का कोई धर्म है, ये नहीं है। जैसे कई सारे देशों को मुस्लिम घोषित किया गया, तो कई सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, कई सारे आपके क्रिश्चियन राष्ट्र हैं। लेकिन हम अपने देश को क्या बोलेंगे? क्या हम हिंदू राष्ट्र बोलेंगे? नहीं। क्या हम मुस्लिम राष्ट्र बोलेंगे? नहीं। क्या हम क्रिश्चियन बोलेंगे? नहीं। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका कोई एक विशेष धर्म नहीं है, सभी लोग यहाँ बराबर हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बहुत सिंपल था। एकल नागरिकता बहुत ईजी है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके सिंपल है। एक ये है वयस्क मताधिकार। देखिए, वयस्क मताधिकार सबको पता है, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। 18 साल के हो गए सब? इसमें कौन है जो 18 साल का नहीं हुआ है? हैंड रेज करे जो कह रहा है हम 18 साल के नहीं हुए हैं। हम्म। जो नहीं हुआ है तो अब आज ही पैदा ही हुआ है वो है। 18 साल के अभी तक अगर ना हुए तुम लोग, वोटिंग, वोटर आईडी बन गई है? ले, तब हम कैसे मान ले तुम 18 साल के हो गए? भैया लीगल राइट चाहिए। वो तो वोट देने का, बट लीगल राइट तो कई सारे होंगे आपके पास, वो अलग बात है। कई सारे प्रूफ तो है ही है। लेकिन वोट देने के लिए तो आपको चाहिए ही होगा ना। तो 18 साल के हो गए भैया, बनवा लो। रोज देखो अनाउंस हो रहा है कि जो लोग 18 पार, हर चौराहे पे लगा हुआ है, जो लोग 18 साल के हो गए हो कृपया वो मतदाता सूची में अपना नाम लिखवा लें। हाँ, तुम लोग खाली पार्टी का सपोर्ट करते हो, बाकी चुनाव उनाव से तुम्हें कोई मतलब नहीं, खुद वोट देने नहीं जाना है। लेकिन कह दो तो लड़ने को तैयार हो जाए। अब खुद का वोट ही नहीं बना है, हैं? खुद का वोट ही नहीं है, और उसके बाद लड़ने को कह दो तो हम ये पार्टी के, हम वो पार्टी के। अरे खत्म होगा तुम लोग बिल्कुल यार, हैं? कम से कम वोटर आईडी तो बनवा लो। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक चीज जो आपको नहीं पता होगी वो हम बता दें। पहले जो वोट देने का अधिकार था वो 21 साल था। ठीक है, पहले जो मूल संविधान में जो प्रावधान रखा गया था वो 21 ईयर्स का था। ठीक है, कि 21 साल वाला ही मिनिमम एज था जो वो दे सकता था। इसको घटाया गया है, 18 साल किया गया है। संविधान में एक संशोधन किया गया था। वो संविधान का संशोधन किया था, 61वां संशोधन। इकसठवें संशोधन।
1988 के तहत मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इसको। पहले जो उम्र थी मूल संविधान में जो दिया गया था वो आपका 21 साल था, लेकिन एक संशोधन हुआ है, 61वां संशोधन, 61 संशोधन। इस 61वें संशोधन के तहत ये 1988 में हुआ था और मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, जो अब लागू है। तो 18 साल की उम्र का जो पार कर चुका है पूरा, वो अपनी वोटर आईडी बनवा सकता है, वोट दे सकता है। आपको पता है सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसके समय में हुए हैं? कोई जानता है ये बात? सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किसके समय में हुआ है? मोदी जी। अरे खत्म, एकदम मैं खत्म हो तुम। इंदिरा गांधी जी के समय, इंदिरा गांधी जब पीएम थी उनके समय में सबसे ज्यादा संशोधन हुए हैं। खतरनाक संशोधन करवाए हैं उन्होंने, पढ़ोगे अभी आप। तो इतने संशोधन हुए हैं उस समय संविधान संशोधन में। आपका ये जो शब्द आता है, सब सेकुलर शब्द या ये सब जो शब्द आते हैं, वही वाला हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। पहले ये सब शब्द नहीं थे, प्रस्तावना में ही लेके आया गया। तो सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी जी के समय हुए। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है वो चीज कि 61वें संशोधन। आपको बता दें, चलो टाइम हो रहा है, अब हम वो कर रहे हैं। अगर हम टोटल संविधान संशोधन की बात करें स्टूडेंट्स, तो आज की डेट में अगस्त के महीने में जो 2021 वाला अगस्त का मंथ था, उसमें एक बिल पेश हुआ था। वो था 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो बिल पेश किया गया था। और इससे अगर हम ये कहें कि कितने संशोधन हो चुके हैं, तो वो 105। ये अगस्त के आसपास की डेटा बता रहे हैं। अब सितंबर अक्टूबर में जो हुआ होगा नवंबर तक, तो उसमें अगस्त तक की डेटा हम बता रहे हैं कि अगस्त तक का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग कि 105 संशोधन हो चुके हैं। और जो विधेयक पेश किए गए थे संशोधन से रिलेटेड, वो 127, यानी कि सारा संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ है। तो 127 हो चुके जो विधेयक थे, लेकिन जो एक्चुअल में कानून बनकर लागू हुआ वो 105 हुए। ठीक है ना, ये अगस्त तक का डेटा है। इसमें से एक अभी आपको पता होगा संशोधन हुआ था, वो ओबीसी वाले को लेकर, वो जो आरक्षण सूची बनानी थी, पता है? वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही किया गया था, जिसमें केंद्र अपनी अलग सूची बनाएगा और राज्य अपनी अलग सूची बनाएगा ओबीसी की लिस्ट के लिए। तो ये एक रखना था। एक वो वाला हुआ था अभी बीच में कुछ समय पहले, ईडब्ल्यूएस वाला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला, जो 10% आरक्षण दिया गया था। आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसको 10% का आरक्षण होगा, वो किसी भी उसका हो। तो ये संशोधन प्रक्रिया से ही हुआ है। तो वो एक बिल पेश किया गया था, एक विधेयक लाया गया था, और जब वो कानून बन गया तो एक संशोधन हो गया वो। तो इस तरह से जो विधेयक है वो 127 है अगस्त तक के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, और जो संशोधन हुए वो 105 हुए हैं जो टोटल। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हैं। तो आज के लिए इतना ही। सिंपल सिंपल चीजें हमने आपको समझा दी, फिर कुछ चीजें जो डिटेल वाली होंगी वो हम कल समझा देंगे। आज आपने समझ लिया होगा कि सबसे लंबा लिखित संविधान, कोई दिक्कत नहीं हो गया। विभिन्न स्रोत हो गए, नम्यता वाला हो गया, एक आपका हो गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आप दे सकते हैं वोट। पहले 21 साल था, अब 18 हो गया। एकल नागरिकता है आपके पास देश की नागरिकता है, राज्य के आप निवासी हैं। ठीक है, जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि हमारे देश में कोई विशेष धर्म नहीं है। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो हम एक एक करके देख लेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा तो उसके बारे में देख लेंगे हम लोग। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, त्रिस्तरीय सरकार, लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह बता देंगे। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब है आपका एक केंद्र होगा, एक राज्य होगा, और एक होगा तीसरा स्थानीय सरकार, जो कि नगर पालिका वगैरह होंगी, ग्राम पंचायत, और जो नगर पालिका शहरों में, तो वो आ जाएंगी 3। लेकिन उसमें कुछ समझाना पड़ेगा हमें, किस आर्टिकल के तहत ये सब चीजें की गई है और कौन सा संशोधन हुआ है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज वाले पॉइंट सबको याद रहेंगे। तो ये विशेषताएं थी। आगे चलकर जब ये विशेषता खत्म हो जाएगी, तब हम शुरू करेंगे एक एक करके पार्ट 1 से, कि क्या है उसमें आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग मेनली अब शुरू करेंगे अपना आपका बुक जो होगा जब इसके बाद।
देखो विशेषताएं हमने इसलिए बता दी स्टूडेंट ताकि आप समझ सको कि संविधान में हम लोग को एक्चुअल में क्या चीजें थी, क्योंकि अब हम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, अब ये हम देखेंगे ये मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में है, फिर वहां डिटेल पढ़ेंगे पूरा, कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसके तहत ये बताया गया है, कौन सी अनुसूची है जिसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें हमें संसद के बारे में बताया गया है, उस पार्ट के अंदर कौन ऐसे आर्टिकल्स है जिसमें संसद की व्यवस्था पूरी बताई गई है, ये त्रिस्तरीय सरकार में जो केंद्र है ये कौन से पार्ट में है, राज्य है वो कौन से पार्ट में है, और स्थानीय सरकार किस पार्ट में ऐड किया गया है, नागरिकता के बारे में कौन सा ऐसा पार्ट है जहां जो चैप्टर है जिसके बारे में हम देखेंगे, फिर उसके अंदर जाकर के हम आर्टिकल पढ़ेंगे। समझ गए सब लोग? तो अब हम लोग फिर वो एक एक करके देखेंगे आर्टिकल के थ्रू। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ओके ठीक है, हाँ पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं, ठीक है पीडीएफ हम सेंड कर देते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, मस्त रहिए सब लोग, ठीक है, जय हिंद। बोलिए फिर से।